राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में है? हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन यूपीएससी जब सेम टॉपिक पर क्वेश्चन बनाती है तो वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। 2021 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? अब यहाँ पर यूपीएससी ने फैक्ट्स पर फोकस नहीं किया है, कंसेप्ट पर फोकस किया है, जो अक्सर यूपीएससी करती है। तो ऑप्शन है ए, यह केवल विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ऑप्शन सी, यह मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। और ऑप्शन डी कहता है यह न तो फंडामेंटल राइट है और न ही लीगल राइट है। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? पहले थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तब इसमें मूल रूप से 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी भी शामिल था। आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में इसका जिक्र था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब आज़ादी के साथ ही एक बड़ी चुनौती थी कि देश का हमें विकास करना है, और इस विकास के क्रम में कई सारे बड़े उद्योगों की स्थापना करनी थी, कई सारी परियोजनाएं थी, सड़कों का निर्माण करना था, नहरों का निर्माण करना था, तो काफ़ी सारा काम किया जाना था और इसके लिए आवश्यकता थी भूमि की। लेकिन क्योंकि भूमि प्रॉपर्टी भारतीय संविधान के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट था, इसलिए लैंड एक्विजिशन के लिए सरकार को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जब भी गवर्नमेंट किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहती, तो लोग फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो इस कारण से गवर्नमेंट का काम भी काफ़ी हद तक रुक जाता था। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया, जिसके तहत संविधान में आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B को जोड़ा गया। साथ ही 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल होंगे उनका कोर्ट के द्वारा रिव्यू नहीं किया जा सकता। और इस तरह से भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन से संबंधित कानून जो केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों की सरकार ने बनाए थे, उन्हें 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार का काम कुछ हद तक आसान हुआ। बाद में इसी से रिलेटेड केशवानंद भारती का मामला भी आया था, जो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। किसी और वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट वाला मामला था, इसका किस्सा खत्म करने के लिए ना 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को निरस्त किया गया। साथ ही संविधान के पार्ट 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300A संविधान में जोड़ा गया, जो कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर सार्वजनिक हित में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। केवल सरकारी आदेश, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से काम नहीं होने वाला है। तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? क्योंकि यह संविधान में मेंशन है, इसलिए यह एक संवैधानिक अधिकार है। और क्योंकि संविधान जो है ना, ये स्वयं में एक कानून है, एक विधि है, एक सुप्रीम लॉ है, तो इसलिए यह विधिक अधिकार भी है। तो अब क्योंकि यह विधिक अधिकार है तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो गए गलत। दूसरी बात यह है कि यह राइट केवल भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए है, चाहे वो नागरिक हो या फिर विदेशी हो। और ये जो बात है ना, ये सेंस वाली बात है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई फॉरेन कंपनी या व्यक्ति भारत में इन्वेस्ट करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, प्लांट लगाता है या ज़मीन खरीदता है, और मान लो गवर्नमेंट किसी पब्लिक पर्पज से उसकी भूमि अधिग्रहण करना चाहती है, कुछ वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो विदेशी व्यक्ति को भी तो अधिकार है कि वह न्यायालय में अपील कर सके। अगर हमारा संविधान विदेशी व्यक्तियों को ये अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी नहीं देता ना, तब तो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट भारत में होता ही नहीं। यहाँ जितने FDI आ रहे हैं वो सब आते ही नहीं। जब आप राइट नहीं दे रहे हैं प्रॉपर्टी का किसी को, तो फिर कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। और क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के अंतर्गत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अब नहीं जा सकता। लेकिन ये एक लीगल राइट है, इसलिए आर्टिकल 226 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।